सोचने की बात है ना, कि क्या एक दस्तखत, बस स्याही की एक लकीर, सच में किसी शहर को तबाह कर सकती है? डायलन थॉमस की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल कविता में ऐसा ही होता है। तो आज चलिए इस कविता की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक कलम कभी-कभी तलवार से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। कविता शुरू होते ही सीधा एक झटका देती है। कोई इमोशन नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस एक ठंडा सपाट सा बयान। सोचिए, एक हाथ, एक कागज और देखते देखते एक पूरा शहर खत्म। ये लाइन हमें पावर के उस बेरहम और इम्पर्सनल यानी कि निर्वैयक्तिक चेहरे से मिलवाती है। तो ये एक लाइन, बस एक लाइन, पूरी कविता का मूड सेट कर देती है। एकदम कठोर, एकदम भावहीन। अब सवाल ये उठता है कि थॉमस पावर की इतनी डरावनी तस्वीर आखिर बनाते कैसे हैं? चलिए इसकी परतों को एक-एक करके खोलते हैं। जो लोग इस कविता का विश्लेषण करते हैं, वो इसे एक शक्तिशाली अभियोग कहते हैं। अभियोग यानी एक सीधा और गंभीर आरोप। और इसकी भाषा देखिए, इतनी सख्त और सटीक है कि लगता ही नहीं कि हम कोई कविता पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी डरावने बही खाते की एंट्री हो, जिसमें इंसानी दुख दर्द का बेरहमी से हिसाब रखा जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि ये इल्जाम किसी अनदेखी, अनजानी ताकत पर नहीं है। नहीं, थॉमस बड़े स्मार्ट तरीके से हमारा ध्यान पार के सोर्स की तरफ, उसके असली इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ले जाते हैं। और ये सफर एक जनरल आइडिया से शुरू होकर बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल तक पहुंचता है। गौर कीजिए कि ये मेटाफर यानी रूपक कैसे धीरे धीरे डेवलप होता है। सबसे पहले जिक्र आता है एक शक्तिशाली हाथ का, अथॉरिटी का, एक आम सा सिंबल। फिर मामला और स्पेसिफिक हो जाता है। 5 संप्रभु उंगलियां। ऐसा लगता है जैसे हर उंगली अपने आप में एक राजा हो, एक शासक। और आखिर में थॉमस पर्दा हटा देते हैं। वो इन्हें सीधे सीधे ये 5 राजा कह देते हैं। लो, रूपक पूरा हो गया और उस पावर को एक चेहरा भी मिल गया। लेकिन इस रूपक का आखिर असर क्या है? एक पाठक ने क्या खूब समझाया है कि ये 5 राजा वाली इमेज पावर को पर्सनल बना देती है। अब ये कोई सिस्टम या कोई एब्स्ट्रैक्ट फोर्स नहीं है जो तबाही ला रही है। नहीं, ये एक इंसान का काम है, एक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों का काम। अब जिम्मेदारी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सीधी। पहली बार पढ़ने पर यह कविता किसी भी जंग पर एक पावरफुल कमेंट्री जैसी लगती है, लेकिन इसकी असली रोंगटे खड़े कर देने वाली ताकत तो तब सामने आती है जब हमें पता चलता है कि ये लिखी कब गई थी। तो चलिए उस एक जरूरी डिटेल की तरफ बढ़ते हैं जो पूरा नजरिया बदलकर रख देगी। ये कविता 1935 में पब्लिश हुई थी और बस ये डेट सब कुछ बदल देती है। एक समीक्षक ने इस बात पर जोर दिया है कि 1935 का मतलब है ये कविता सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले लिखी गई थी। तो ये जंग के बाद का अफसोस नहीं है, ये तो आने वाली तबाही की एक भयानक भविष्यवाणी है। इस कविता का जो सेंट्रल थीम है, जो मुख्य विचार है, वो है शासकों और आम लोगों के बीच का गहरा डिस्कनेक्ट, फैसले लेने वालों और उनके नतीजे भुगतने वालों के बीच की दूरी। ये लाइंस पावर के उस कोल्ड मैथ को सामने लाती हैं। मौत का हिसाब किताब तो होता है, लेकिन दर्द का कोई मरहम नहीं होता। मुर्दों की गिनती तो की जाती है, लेकिन उनके जख्मों पर कोई नहीं झुकता। इंसानी तकलीफ बस एक नंबर, एक स्टैटिस्टिक बनकर रह जाती है, जिसे गिना जाता है, महसूस नहीं किया जाता। और ये डिस्कनेक्ट यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है रूलर के आम से ब्यूरोक्रेटिक काम, जैसे कागज पर साइन करना, ट्रीटी साइन करना, और दूसरी तरफ उन कामों की चुकाई गई भयानक कीमत। शहर तबाह हो गए, मौत दोगुनी हो गई, बीमारियां फैल गईं, अकाल पड़ गया। कविता की जो ओरिजिनल आखिरी लाइन है, वो इस डिस्कनेक्ट को, इस अलगाव को अपने चरम पर ले जाती है। ये कहती है कि जिन हाथों में पावर है, उनमें रोने की, आंसू बहाने की काबिलियत ही नहीं होती। करुणा यानी कंपैशन की वहां कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या सारा दोष उस हाथ का ही है? कविता का ये अंत आज भी एक डिबेट का विषय है। एक रीडर ने एक बहुत ही दिलचस्प सजेशन दिया है। उनका कहना है कि शायद ब्लेम हाथ से हटाकर खुद पेन पर, उसकी निब पर डाल देना चाहिए। तो आखिर में इस छोटी सी लेकिन इतनी तबाही मचाने वाली कविता का परमानेंट मैसेज क्या है? क्या सीख मिलती है? तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? ये कविता हमें कुछ जरूरी बातें सिखाती है। पहली,
कि ये जंग की बेमानियत पर एक हमेशा हमेशा के लिए लगाया गया इल्ज़ाम है। दूसरी, ये लीडर्स को उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है। तीसरी, ये पावर के बेरहम हाथों की एक तस्वीर खींचती है। और शायद यही वजह है कि राजनेता अक्सर कवियों से डरते हैं, है ना? और ये कविता हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल इस कविता की 1935 की वार्निंग को सीधा हमारे आज के वक्त में लाकर खड़ा कर देता है।